Kamal Physics class is Physics by Kamal sir. नमस्ते बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ जिससे होकर लाइट पास करती है। जो पारदर्शी है, पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ हम उसे कहते हैं जिससे होकर लाइट आसानी से पास कर सके, है ना। और दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, जिसमें लाइट का आंशिक भाग पास करते हैं, मतलब लाइट का जो पूरा भाग पास नहीं कर पाता है, पूरा लाइट इस पार से उस पार नहीं जा पाता है, उसे हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर लाइट आंशिक रूप से पास करे उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। आंशिक रूप से मतलब जितना लाइट जाना था उतना नहीं जा पाया, लाइट का कुछ पार्ट इसी पार में रह गया, इसी साइड में रह गया, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। इसके बाद आगे आता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर लाइट पास ना कर सके उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अन्यथा जिससे होकर हम इस पार से उस पार ना देख सकें, अगर लाइट पास करेगी तो हम लोग देख भी पाएंगे। लाइट पास करने का अर्थ क्या होता है कि जिससे होकर हम इस पार से उस पार देख पाए, अर्थात क्योंकि हम किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब उस वस्तु पे पड़ने वाला लाइट हमारे आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है। तो अगर मान लीजिए कोई कांच है, कांच अगर पारभासी है तो क्या होगा, वो कांच के उस पार में जो वस्तु रखा हुआ है वो वस्तु धुंधला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पारभासी का गुण ये है कि वो लाइट के आंशिक भाग को ही आने देती है, पूर्ण भाग को आने नहीं देती है, लाइट के पूर्ण भाग को इस पार से उस पार जाने नहीं देती है। ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जब कभी शीशा या गाड़ी का कांच जो होता है वो गंदा हो जाए तो पारभासी की तरह व्यवहार करने लगता है। उसमें जब हम इस पार से पूरा लाइट दिखाते हैं या इस पार से कोई किसी वस्तु को देखते हैं तो वो धुंधला सा दिखाई देता है, तो वो पारभासी समझा जाएगा। और पारदर्शी का अर्थ क्या हुआ? पारदर्शी हम ऐसे पदार्थ को बोलेंगे जिससे हो कि वस्तु इस पार से उस पार आसानी से जा सके, ऐसे पदार्थ को बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ, है ना। चलिए हम लोग एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ, चलिए तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का होता है ट्रांसपेरेंट, इस पार से उस पार सीधा साफ साफ दिखने वाला। तो लिखेंगे इसका, अगर पहला परिभाषा लिखें तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का पूरा भाग इस पार से उस पार चला जाए, उस पार चला जाए, अर्थात जिससे होकर अर्थात जिसके दूसरे पार में
रखी कोई वस्तु, रखी कोई वस्तु साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ दिखाई देने लगे, ऐसे पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या हुआ, जैसे आप देखते होंगे जो गाड़ी होती है, कार हो गया, कार सब में देखते होंगे ड्राइवर के आगे एक शीशा लगा होता है, कांच लगा होता है, वो कांच जो है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों? जब ड्राइवर जो है शीशा के इस पार में होता है और कार ड्राइव कर रहा होता है, चला रहा होता है, तो होता क्या है कि ड्राइवर इस पार में होते हुए भी उस पार में जो भी अगली कोई गाड़ी हो या कोई भी वस्तु हो उनको साफ साफ दिखने लगता है ना। तो वो जो कांच हुआ, वो जो शीशा हुआ, वो शीशा ट्रांसपेरेंट हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, जिससे क्या होता है आसानी से उस पार के वस्तु को हम देख सकते हैं जिसके होकर, है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। अब अगला आता है पारभासी पदार्थ। अगला क्या आता है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ हम किसे बोलेंगे? अच्छा, अगर वही कांच, जो कार का ही कांच है, अगर उसमें धूल गंदा पूरा लग जाए या बहुत सारा कचरा उचरा लग जाए तो वो धुंधला धुंधला, जब हम उससे होकर कोई वस्तु को देखते हैं तो वो धुंधला सा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे होकर जो है ना प्रकाश जो है पूर्ण रूप से पास नहीं करता है। किसी भी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब उस वस्तु पर पड़ने वाला लाइट हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो जब ड्राइवर किसी वस्तु को उस पार में देखना चाहता है तो उस पार में उस वस्तु पर जो लाइट पड़ता है वो लाइट जो है ड्राइवर का आंखों तक पूरा रोशनी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ड्राइवर उस वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। तो इसका परिभाषा अगर लिखें तो लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का आंशिक भाग इस पार से उस पार गुजर पाता है, इस पार से इस पार से उस पार मतलब दूसरे पार में, उस पार गुजर पाता है, अर्थात जिसके दूसरे छोर में दूसरे छोर के जगह दूसरे पार में, जिसके दूसरे पार में रखी कोई वस्तु साफ साफ दिखाई ना देती हो, साफ साफ दिखाई नहीं देती हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिसके दूसरे छोर में रखी जो कोई भी वस्तु है वो साफ साफ दिखाई नहीं देगा। साफ साफ कैसे दिखाएगा? अगर लाइट ही इस पार से उस पार पूरा नहीं जा पाएगा ना, अगर लाइट जा नहीं पा रहा तो लाइट आ भी तो नहीं पाएगा।
अगर लाइट ना जा पाएगा पूरा ना आ पाएगा पूरा तो साफ साफ दिखाई देना तो मुश्किल है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। अब इसके बाद जो अगला पदार्थ आता है उसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कौन सा पदार्थ? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी मतलब क्या? जिनसे होकर लाइट पास ही ना करे। अगर लाइट पास ना करेगा तो वस्तु भी साफ साफ दिखाई ना देगा, है ना। तो ये हो गया। हम लोग यहाँ केवल हम अपारदर्शी कर देते हैं। तो अपारदर्शी कर दिए। अगर हम इनका परिभाषा लिखना चाहें अपारदर्शी पदार्थ का तो क्या होगा? हम लोग लिखेंगे अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का पूरा भाग इस पार से उस पार, जिनसे होकर प्रकाश को हटाना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अपारदर्शी। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे कौन सा वस्तु रखा हुआ है ये हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई लाइट बाहर से आ रही है ये तो बोर्ड के इसी पार में रह जाती है, उस पार तो जा ही नहीं पाती है। तो ऐसा पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जिनसे होकर हम जिनके दूसरे छोर में रखी या दूसरे पार में रखी कोई वस्तु हम लोग साफ नहीं देख पाए, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। अगर मान लीजिए लाइट ही पास नहीं कर रही हो तो वस्तु क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसे पदार्थ को बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ, है ना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन में क्या होता है? प्रकाश के प्रवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश किसी सरफेस से टकराती है तो वो टकरा कर उसी दिशा में लौट जाती, उसी दिशा में नहीं उसी माध्यम में लौट जाती, है ना। तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश के प्रवर्तन में क्या बोलेंगे? प्रकाश के किसी सरफेस से टकराने की घटना को, टकरा कर लौट जाने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन मतलब क्या हुआ? प्रकाश के किसी सरफेस से टकरा कर लौट जाने की घटना को। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई समतल है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से टकरा कर फिर ऐसे लौट गया। ये ऐसे आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण। प्रकाश के किसी समतल या क्षेत्र से या पृष्ठ से टकरा कर लौट कर जाने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रवर्तन मतलब टकरा कर लौटना। प्रकाश का प्रवर्तन मतलब प्रकाश का टकरा कर लौटना। अगर प्रवर्तन किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्रवर्तन मतलब होता है टकरा कर लौटना। जैसे कोई चीज आया ऐसे टकरा कर फिर ऐसे लौट गया, उसी जैसे इस दिशा से आया और जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में फिर लौट गया टकरा कर। तो ऐसी जो घटना होती है उसे हम प्रवर्तन कहते हैं। अगर प्रवर्तन प्रकाश का हो रहा है तो हम बोलेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। अगर प्रवर्तन साउंड का होगा तो हम लोग बोलेंगे साउंड का प्रवर्तन। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कहीं स्पीकर बड़ा सा बजता है तो उनका आवाज देखते हैं कोई दीवार से टकरा कर फिर उसी तरह लौटने लगती है, वो क्या हुआ? साउंड का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, है ना। ध्वनि के प्रवर्तन में क्या होगा? ध्वनि टकरा कर निकलेगा। साउंड का प्रवर्तन, लाइट का प्रवर्तन में क्या होगा? लाइट टकरा कर निकलेगा। चलिए अब जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए हम लोग लिखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का टकरा कर लौटना। इसमें क्या होता है? इसमें होगा क्या, कोई लाइट ऐसे आएगा और ये टकरा कर ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये अगर मान लीजिए ये माध्यम हवा है तो हवा से आया और हवा में ही निकल गया टकरा कर, इधर से आया इधर से गया। तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं, जो किरण
टकराने से पहले आती है कि कोई भी सोर्स से आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्यों? क्योंकि वो परावर्तित होकर जा रही है, रिफ्लेक्टेड होकर जा रही है, इसलिए बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रे, और इनको बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। तो यहाँ जो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल मतलब हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब अभिलंब क्या हुआ? अभिलंब जो होता है रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, किसी सरफेस के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है इंसिडेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट से जो हम लोग परपेंडिकुलर एक डालते हैं वही परपेंडिकुलर या वही लंब कहलाता है अभिलंब, और इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। और ये हुआ आपका इंसिडेंट रे जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण। और ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में हो गया आपका नॉर्मल जिसको बोलते हैं अभिलंब। इनके बीच नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। एंड अगला जो ये है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच दूसरा एंगल बनता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। चलिए तो हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश की किसी पृष्ठ या समतल से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या हुआ? प्रकाश के किसी पृष्ठ या समतल से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अगर हम इसको डायग्राम से समझें, डायग्राम इसको बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं? रे डायग्राम। हिंदी में बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। अगर हम मान लें ये कोई सरफेस है, सरफेस मतलब ये कोई समतल है, समतल। यहाँ से कोई रे आई और ये समतल से टकरा कर ऐसे सीधी निकल गई। ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण। तो आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलेंगे प्रवर्तित किरण। तो और ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से हम लोग जो लंब डालते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो हम लोग लंब डालते हैं उनको बोलते हैं अभिलंब। ये जो हुआ ये हो गया आपका अभिलंब। और ये जो रे है, रे मतलब ये जो किरण है इसको बोलते हैं प्रवर्तित किरण। और ये जो आप देख रहे हैं ये किरण इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो देख रहे हैं इनको बोलते हैं समतल। कोई समतल है ये। और ये जो बिंदु देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ये बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इनके बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल मतलब कोण बनेगा, ये कोण किनके बीच में बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब। अभिलंब कौन सा? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच जो कोण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, और इनको छोटी आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को छोटी आई से सूचित करते हैं। और ये है दूसरा प्रवर्तन कोण, छोटी आर। ये प्रवर्तन कोण किसे कहेंगे हम? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और दूसरा
आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है, और ये दूसरा क्या है, परावर्तित किरण। दोनों, ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा कोण, इसको बोलेंगे प्रवर्तन कोण। तो यहाँ जो है आई बराबर है आपका आपतन कोण, आपतन कोण, इनको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। अगर कोई अंग्रेजी के हैं तो ये ऐसे समझ जाएंगे, इंसिडेंट एंगल। और दूसरा आर, आर जो इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी तो ये चल रहा है बिहार बोर्ड के लिए, कुछ ही दिनों में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए भी शुरू करेंगे इंग्लिश मीडियम में। चलिए, ये आई आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, और आर प्रवर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल। इसमें दो एंगल होता है, ये इंसिडेंट रे एंड ये नॉर्मल के बीच बना कोण जो होता है, एंगल जो होता है, इनको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच बना एंगल जो होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर हम इसको हिंदी में समझे, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण होता है आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है प्रवर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं और प्रवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, ये पूरा समझ में आ गया। चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आज हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर आने वाले दिनों में कल फिर हम लोग इससे आगे करेंगे। ओके, धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब समाप्त करते हैं वीडियो को। अब अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगे